हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम देखने वाले हैं 8th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की। हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो हम 3 सवाल हिस्ट्री में पूछने वाले हैं। हाउ कैसे हुआ, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ। जैसे हम पहला चैप्टर ओपन करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने आता है हाउ इंपॉर्टेंट्स आर डेट्स। तो डेट्स कितने इंपॉर्टेंट है। एक टाइम हुआ करता था जब हिस्टोरियन जो है डेट को लेकर बहुत फैसिनेट हुआ करते थे और हिस्टोरियन के बीच में डेट्स को लेकर हीटेड डिबेट हुआ करती थी। तो उनके बीच में हीटेड डिबेट क्यों हुआ करती थी। ये जो हिस्टोरियन थे तो वो रूलर के बारे में हिस्ट्री लिखा करते थे, राजा के बारे में हिस्ट्री लिखा करते थे, कब उनका बर्थ हुआ, कब वो क्राउन किए गए, कब उनको गद्दी पे बिठाया गया, कब उनकी शादी हुई, कब उनके बच्चे हुए, कब उन्होंने कौन सा बैटल लड़ा, जीता या हारा, कब कौन सा एग्रीमेंट किया, कब उनकी डेथ हुई और कब कौन से दूसरे राजा ने उनको सक्सीड किया। तो ये चीज़ों में जो है डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में मुग़ल साम्राज्य इंडिया में आया, उसका मुग़ल साम्राज्य का शासन इंडिया में आया। अगर कोई हिस्टोरियन इसको 1520 लिखता है या फिर कोई हिस्टोरियन जो है इसे 1530 लिखता है तो हिस्ट्री जो है डिफ़र हो जाएंगी, थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप हाउ इंपॉर्टेंट वेयर डेट्स। एक कॉमन सेंस नोशन बन गया फिर बाद में कि हिस्ट्री इज सिनोनिमस टू डेट। जो हिस्ट्री है तो डेट्स के सिनोनिमस यानी सेम है। और कुछ लोग कहते थे कि आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, दे फाइंड हिस्ट्री बोरिंग। उन्हें हिस्ट्री बोरिंग लगती थी, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट। उन्हें लगता था कि हिस्ट्री जो है सिर्फ तारीखें याद करना है, डेट्स याद रखना है। क्या असली में ऐसा था? देखते हैं हिस्ट्री का कंसेप्ट क्या है। हिस्ट्री का कंसेप्ट क्या है? हिस्ट्री इज श्योरली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। हिस्ट्री जो है वो चेंजेस के बारे में जो टाइम के अनुसार जो है चेंज हुआ है। हिस्ट्री इज फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन पास्ट एंड हाउ थिंग हैव चेंज। चीज़ें पहले कैसी हुआ करती थी और चीज़ों में बदलाव कैसा हुआ, तो इसको फाइंड करना हिस्ट्री है। हिस्ट्री क्या है? बिफोर एंड आफ्टर, पहले कैसे हुआ करता था और अभी कैसे है। हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आप जो है टच फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप अगर सोचते हो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब पहले से होगा, लेकिन कुछ लोग जो है वो सोचते हैं कि अगर ये है तो इसके पहले कैसे हुआ करता था। तो अगर आप सोचोगे कि आपके पास अभी टच फ़ोन है तो टच फ़ोन के पहले कैसे फ़ोन हुआ करते थे, तो टच फ़ोन के पहले कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे। आप फिर सोचेंगे अगर कीपैड वाले फ़ोन के पहले क्या हुआ करता था, कीपैड वाले फ़ोन के पहले टेलीफोन हुआ करते थे। फिर आप सोचेंगे जब टेलीफोन नहीं हुआ करते थे तो लोग कम्युनिकेट कैसे किया करते थे, तो लोग बाय लेटर्स कम्युनिकेट किया करते थे। तो आपने जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे अबाउट कम्युनिकेशन। और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप बस में बैठ के अपने गांव जा रहे हो, विंडो सीट पे बैठे बैठे आपने सोचा कि अगर बस नहीं होती तो लोग अपने गाँव कैसे जाया करते थे या लोग जो है लॉन्ग डिस्टेंस कैसे ट्रैवल किया करते थे। तो आपने सोचा शायद बैलगाड़ी से, शायद बाइसिकल से या शायद पैदल। तो आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं तो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे आपने क्वेश्चन पूछे। और एक एग्जांपल लेते हैं टी का। एक सुबह आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हो टी पीते हुए। आपने सोचा कि इंडिया में टी पीना कब से शुरू हुआ, क्योंकि जो टी है तो चाइना से आई है, ठीक है। तो टी पीना कब शुरू हुआ? तो हमारे पास में ऐसी प्रिसाइज डेट नहीं है कि दिस वेरीफाइड डे ऑल इंडिया हैव डिसाइडेड टू ड्रिंक टी। और हमें चाइना ने भी कोई ऐसे चैलेंज नहीं दिया था कि आप चाय पियो, जैसे अभी चैलेंज चल रहा है ना, लड़कियों का साड़ी चैलेंज, लड़कों का और कुछ फ़ोटो का चैलेंज। तो ऐसा चाइना ने हमें कोई ऐसा चैलेंज भी नहीं दिया था। तो ये जो है ग्रेजुअल चेंज हुआ, धीरे धीरे जो है। जैसे कि मान लीजिए चाइना से कोई ट्रैवलर आया होगा या मर्चेंट आया होगा तो उसने साथ में चाय लाया, तो कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं होगी, फिर धीरे धीरे वो इंडिया भर में स्प्रेड हुआ। और एग्जाम्पल देखते हैं हम न्यूज़पेपर का। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपने सोचा अगर न्यूज़पेपर नहीं होते तो हम तक न्यूज़ कैसे पहुंचती, तो ये भी आप हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहे हो।
बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ईयर और मंथ। तो हमेशा जो है टाइम को प्रिसाइजली हम ईयर या मंथ केस में नहीं बता सकते, ठीक है, ईयर या मंथ केस में नहीं बता सकते। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं जहाँ पे हम जो एक डेट फिक्स नहीं कर सकते। स्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश का रूल इंडिया में कब स्टैब्लिश हुआ? ब्रिटिश जो है इंडिया में थोड़ा थोड़ा करके जो है, इंडिया का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है कॉन्क्यर करके फिर पूरे इंडिया को कॉन्क्यर किया। तो हमारे पास में एक प्रिसाइज डेट नहीं है कि इस दिन जो है ब्रिटिश ने एक दिन में पूरा इंडिया कैप्चर किया। नेशनल मूवमेंट, ब्रिटिश के खिलाफ जो है इंडिया में जो है रोष बढ़ गया था, सब लोगों के अंदर से भावना आ रही थी जो है ये गवर्नमेंट जो विदेशी गवर्नमेंट है हमारे ऊपर अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। तो थोड़ी थोड़ी हर जगह पे जो है थोड़ा थोड़ा रिवॉल्ट होना शुरू हो गया। उसके बाद में ये सब मिलके एक नेशनल मूवमेंट बना। तो हमारे पास में एक प्रिसाइज डेट नहीं है कि नेशनल मूवमेंट किस दिन जो है, एक दिन ऐसा सब हो गया। चेंजेस टू ओवर इन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी ग्रेजुअली चेंज होती है, धीरे धीरे चेंज होती है, एकदम से नहीं चेंज होती है, ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती है। तो इसकी भी हमारे पास में एक प्रिसाइज डेट के ईयर या मंथ में नहीं है। जब हमारे पास में डेट्स नहीं है कुछ चीज़ों की, तो देन वाई वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद स्ट्रिंग ऑफ डेट, हम हिस्ट्री को डेट में क्यों बांध के रखते हैं, तारीखों में क्यों बांध के रखते हैं। देयर वॉज अ टाइम एन हिस्टोरियन रोट अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसी, एक टाइम हुआ करता था जब हिस्टोरियन है तो रूलर के और उनके पॉलिसीज़ के बारे में लिखा करते थे। तब उनके क्वेश्चन क्या हुआ, वो हिस्ट्री में लिखा क्या करते थे, किंग वॉज क्राउन, राजा को कब गद्दी मिली, राजा की शादी कब हुई, राजा को बच्चे कब हुए, राजा ने कौन सा बैटल कब लड़ा, बैटल में जीता या हारा, या राजा ने कौन सा एग्रीमेंट कब किया, राजा की डेथ कब हुई और राजा को दूसरे कौन से राजा ने सक्सीड किया। तो ये उनके क्वेश्चन हुआ करते थे। आपने पिछले 2 सालों से देखा होगा, पढ़ा होगा कि हिस्टोरियन के जो क्वेश्चंस में चेंज आ गया है, अब उनके क्वेश्चन चेंज हो गए। तो हिस्टोरियन के अब क्वेश्चंस क्या है, हाउ पीपल अर्न देयर लाइवहुड, लोग अपनी रोजी रोटी कैसे कमाते हैं, व्हाट दे प्रोड्यूस एंड एट, लोग जो है किस चीज़ की खेती करते हैं या कौन सी चीज़ बनाते हैं और कौन सी चीज़ खाते हैं, हाउ सिटी वेयर डेवलप्ड एंड मार्केट केम अप, तो सिटी कैसे डेवलप हुई और वहाँ पे मार्केट कैसे शुरू हुए, हाउ किंगडम वेयर फॉर्म एंड न्यू आइडिया स्प्रेड, तो किंगडम कैसे बने, राजा रजवाड़े कैसे बने और न्यू आइडिया कैसे स्प्रेड हुए। न्यू आइडिया आप आगे में पढ़ोगे, 10th में पढ़ोगे आगे में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे 3 नए आइडियाज़ जो है वर्ल्ड में स्प्रेड हुए थे। वो था इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रैटर्निटी। इक्वालिटी यानी सब इक्वल है, सब समान है, लिबर्टी यानी आज़ादी, आपको जो मन में आया आप वो कर सकते हो, आप आज़ाद हो, फ्रैटर्निटी यानी ब्रदरहुड, भाईचारा। तो ऐसे जो है न्यू आइडियाज़ कैसे स्प्रेड हुए, इसके बारे में हिस्टोरियन ने लिखना शुरू किया। हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, हमारी सोसाइटी और कल्चर कैसे चेंज हुआ, इसके बारे में हिस्टोरियन ने लिखना शुरू किया। तो इसमें जो है डेट्स प्रिसाइजली इन अ टर्म ऑफ ईयर और मंथ तो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। जब हम डेट्स की बात करते हैं तो कौन सी जो डेट्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। We focus on particular sets of event as important. If our focus of study changes, if we look at new issue, a new date will appear important. अगर हम कोई इवेंट पे, पर्टिकुलर इवेंट पे अगर फोकस कर रहे हैं तो हमें उसके अनुसार जो डेट्स इंपॉर्टेंट लगेंगी। और अगर हमारा स्टडी जो है चेंज हो गई, हमने इवेंट अगर कोई दूसरे इवेंट पे फोकस किया तो जो पहले वाले इवेंट थे उसके जो डेट्स हैं तो हमें इररिलेवेंट या जो है उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगेंगे। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहे हो। गवर्नर जनरल जो थे वो हाईएस्ट जो ऑफिसर हुआ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो आप गवर्नर जनरल में आप देखोगे, लिस्ट देखोगे कि कौन कौन से गवर्नर जनरल बने, उनके बाद में उनको अपॉइंट कब किया गया, उनकी पॉलिसीज़ क्या थी, इसके बारे में। यहाँ पे इंडियंस या कॉमन पीपल जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे, या फिर गवर्नर जनरल ने जो पॉलिसी बनाई है जिससे इंडियंस या कॉमन पीपल के ऊपर कोई प्रभाव हो रहा है तब उसके बारे में जिक्र होगा, बात होंगी।
आप देखोगे कि गवर्नर जनरल में मुगल किंग का उतना ज़्यादा कुछ जो है डेट्स को लेके हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम वाइस वर्सा देखते हैं, मुगल किंग के बारे में देखते हैं, मुगल किंग के बारे में हम देखते हैं, तो मुगल किंग के बारे में जब हम देखते हैं तो उसमें पता चलेगा कि मुगल किंगडम की फाउंडेशन किसने रखी, उसके बाद में जो है कौन कौन से राजा थे। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिश गवर्नर उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, या फिर उनसे रिलेटेड डेट्स वही इंपॉर्टेंट रहेंगी जो मुगल जो किंग से अफेक्ट करती हो, ठीक है। When we write history or story, we divide it into chapters. Why? जब हम हिस्ट्री या स्टोरी को डिवाइड करते हैं, हम इन्हें चैप्टर में क्यों बांटते हैं? तो इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन चैप्टर्स ऑफ द स्टोरी। हम जो चैप्टर्स के बीच में है सिस्टमैटिक और लॉजिकल कनेक्शन देना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं कोई इवेंट के ऊपर और इंटरेस्ट जनरेट करना चाहते हैं। मेन जो है इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल आप देखिए, हम शिवाजी महाराज के ऊपर हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो हमारा स्टार्टिंग कहाँ से हुई, शिवाजी महाराज का बर्थ कहाँ पे हुआ, शिवाजी महाराज के चाइल्डहुड के बारे में, उसके बाद में उनके बैटल्स के बारे में, फिर उनको कब क्राउन किया गया उसके बारे में, और जो उनकी आगरा वाला जो है एपिसोड हुआ उसके बारे में। तो हम एक चैप्टर जो है आगरा वाले एपिसोड को दे देंगे, तो उस पर क्या है, हम इवेंट के ऊपर फोकस करना चाहते हैं और जो है एक इंटरेस्ट बना रहेगा पढ़ने वाले का। अगर आप मान लीजिए कि हम एक ही इसमें 200 पेज लिख रहे हैं, तो पढ़ने वाले का इंटरेस्ट नहीं फॉर्म होगा, जनरेट नहीं होगा, और लॉजिकल और सिस्टमेटिक कनेक्शन भी नहीं जुड़ेगा हिस्ट्री या स्टोरी के साथ में। हाउ वी पीरियडाइज, हम हिस्ट्री को पीरियड में कैसे बांटते हैं। 1817 में जेम्स मिल नाम के स्कॉटिश जो थे इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने 3 वॉल्यूम की बड़ी मैसिव बुक्स लिखी थी। उसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया। कौन सा है देखेंगे। पहला हिंदू पीरियड, दूसरा मुस्लिम पीरियड, तीसरा ब्रिटिश पीरियड। अब इन्होंने जो ये पीरियड्स कैसे बांटे, क्लासीफाई कैसे किया, इन्होंने हिंदू पीरियड यानी जब हिंदू शासक का इंडिया पे राज था उसे हिंदू पीरियड कहा, जब मुस्लिम शासक का इंडिया पे राज था उसे मुस्लिम पीरियड कहा, जब ब्रिटिश का राज था तो उसे ब्रिटिश पीरियड कहा। पहला क्वेश्चन मेरा, क्या सिर्फ राजा का जो है रिलीजन मैटर करता है, वहाँ के जो प्रजा का वो रिलीजन मैटर नहीं करता? तो क्या ये हिंदू या मुस्लिम जो है या ब्रिटिश जो पीरियड को डिवाइड किया गया सिर्फ वहाँ के राजा के रिलीजन के ऊपर, क्या सही है? दूसरी बात, क्या जब हिंदू या मुस्लिम पीरियड में सिर्फ हिंदू या मुस्लिम ही राजा होते थे? क्या मुस्लिम जब किंगडम था, मुगल्स थे, तब राजपूत राजा नहीं हुआ करते थे, मराठा नहीं थे? हिंदू पीरियड के टाइम पे भी जो है दूसरे रिलीजन के राजा हुआ करते थे, जैसे बुद्धिस्ट राजा हुआ करते थे। मुस्लिम पीरियड में भी जैसे राजपूत हुआ करते थे, मराठा हुआ करते थे, और दूसरे जो है साउथ में राजा हुआ करते थे रिलीजन के। तो ये क्लासिफिकेशन थोड़ा सा गलत है। वाई डू वी डिवाइड हिस्ट्री इनटू पीरियड? हम हिस्ट्री को पीरियड्स में क्यों जो है बांटते हैं या बांटना चाहते हैं? वी अटेम्प्ट टू कैप्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टाइम। हम उस टाइम का कैरेक्टरिस्टिक जो है उसको कैप्चर करना चाहते हैं और उसका सेंट्रल जो फीचर है वो पता करना चाहते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और सेंट्रल फीचर। मिल थॉट ऑल एशियन सोसाइटी वेयर एट लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। तो मिल का ऐसा सोचना था कि इंडिया जो एशिया की पूरी सोसाइटी है तो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोपियंस है, यानी इंडियन जो एशियन लोगों को जो है पहनने का, रहने का, बोलने का, खाने का, इसके तौर तरीके नहीं है, हम यानी सिविलाइज नहीं है। बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोर्ट रूल कंट्री। उन्हें ऐसा भी लगता है कि ब्रिटिश आने के पहले हिंदू और मुस्लिम जो है आपस में ऐसे राज करने के लिए लड़ा करते थे और उनकी प्रजा की जो है चिंता नहीं करते थे। और मिल्स की क्या सोच थी? मिल को लगता था कि इंडिया में रिलीजियस इंटॉलरेंस है, कास्ट टबूस है, सुपरस्टिशन है, ये डोमिनेट करता है। तो क्या सही है? रिलीजियस इंटॉलरेंस मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश के आने के पहले इंडिया में नहीं था। इंडिया में सभी धर्म के लोग बड़े प्यार से रहते थे, हार्मोनी के साथ रहते थे।
ठीक है। ये ब्रिटिश के आने के बाद में रिलीजियस इंटॉलरेंस हुआ, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ा दिया। उनकी एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तो आपस में डिवाइड कर दो और फिर इंडिया पे राज करो। कास्ट अबूस, कास्ट अबूस हाँ हुआ करते थे, लेकिन ये पार्शली सही है। जैसे हमारे इंडिया में वर्णा सिस्टम हुआ करता था, ब्राह्मी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र को हम जो है इंडियन सोसाइटी ने लोअर लेवल पे डाल दिया था। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन हाँ इंडिया में हुआ करते थे, जैसे बिल्ली ने जो है रास्ता काट दी तो आपका काम नहीं होगा, या सूर्य ग्रहण के टाइम पे आपने खाना खाया तो आपके साथ कुछ गलत होगा। तो ऐसे जो है कुछ सुपरस्टिशन हुआ करते थे, लेकिन पार्शली सही है। ही थॉट ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया, उन्हें लगता था ब्रिटिश का राज इंडिया में आएगा तो हम इंडियंस को सिविलाइज कर देंगे। ही थॉट बिफोर ब्रिटिश रूल इट वॉज वन ऑफ डार्क पीरियड, उन्हें लगता था कि ब्रिटिश आने के पहले इंडिया में जो है पूरा डार्क पीरियड हुआ करता था। और उनकी ये भी सोच थी कि ब्रिटिश ने जो है पूरे इंडिया को कैप्चर करना चाहिए और उसके बाद में जो है इंडिया का उद्धार होगा, इंडियन जो है सिविलाइज होंगे। कुछ हिस्टोरियन को ये ब्रिटिश क्लासिफिकेशन जो है पसंद नहीं आया, तो उन्होंने हिस्ट्री को जो है ये 3 इसमें पीरियड्स में डिवाइड किया। तो पहला था एंशिएंट पीरियड, दूसरा था मिडिवल पीरियड, तीसरा था मॉडर्न पीरियड। तो जो मॉडर्न ये जो क्लासिफिकेशन है तो ये बोरोड है फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट यानी यूरोप, यूरोप से बोरोड है। वहाँ पे मॉडर्न पीरियड के टाइम पे मॉडर्न जो है थॉट्स आए थे, मॉडर्न फोर्सेस आई थी। ये था साइंस, रीजनिंग, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। इक्वलिटी यानी सभी इक्वल है, लिबर्टी यानी फ्रीडम, आज़ादी है, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों ने जो चुन के दिया है वो गवर्नमेंट। साइंस और रीजनिंग आपको पता है। और मिडिवल टाइम वो हुआ करता था जहाँ पे ये जो चीज़ें हैं डेमोक्रेसी, रीजनिंग, लिबर्टी, इक्वलिटी वो नहीं होती थी। लेकिन कुछ हिस्टोरियन ने इसके ऊपर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मॉडर्न टाइम पे इंडिया में तो ब्रिटिश का जो राज था, इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो इंडिया में ये थॉट तो नहीं थे, हमारे पास में इक्वलिटी नहीं थी, फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं थी, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं थी इंडिया की और प्रोग्रेस नहीं था, तो हम इसे कैसे मॉडर्न कहें। तो कुछ हिस्टोरियन ने इस पीरियड को एंशिएंट, मिडिवल, कॉलोनियल एंड मॉडर्न, तो कॉलोनियल जब इंडिया में ब्रिटिश का राज था उस पीरियड को दर्शाया है। व्हाट इज कॉलोनी और व्हाट इज कॉलोनियल। तो कॉलोनी क्या होती है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को कैप्चर करती है और वो कंट्री को सब्जुगेट करती है खुद के इंटरेस्ट के लिए, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली, तो वो जो है कंट्री कॉलोनी बन जाती है। जैसे इंडिया जो थी वो ब्रिटिश की कॉलोनी बन गई थी। पॉलिटिकली जो है ब्रिटिश डोमिनेट कर रहे थे, जो पॉलिसी ब्रिटिश बनाएंगे, जो लॉ ब्रिटिश बनाएंगे वो हमें मानना पड़ेगा। इकोनॉमिकली उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया था, रूइन कर दिया था। हमारे फार्मर्स से वो बहुत कम प्राइस में लिया करते थे और उनको मजबूर किया करते थे आपको इतने कम प्राइस में ही बेचना है। हमारे आर्टिजन को, जैसे पॉटर है या ब्लैकस्मिथ है, इन लोगों को भी, ब्लैकस्मिथ नहीं लोहार, इन लोगों को भी कंपेल कर देते थे कि आपको बहुत कम जो है कीमत में बेचना है। सोशली लॉ जो बदल करते थे, हमारे जो है रिलीजन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते थे। जैसे आप आगे में देखोगे जो एनफील्ड वाला जो है बुलेट्स का मैटर था, जब पिक गया काऊ के उसमें ग्रीस लगा दिया गया था, ऐसा जो रूमर्स फैली थी। और कल्चरली भी जो है डोमिनेट किया करते थे। However, all classes and group did not experience these changes in the same way. That's why the book is called Our Past in plural. तो ये बुक को जो कहा गया है our past कहा गया है, इसे प्लूरल में कहा गया है। क्यों? क्योंकि सभी क्लास और सभी ग्रुप ब्रिटिश के टाइम पे सेम चेंज एक्सपीरियंस नहीं करते थे। क्लासेस में जैसे हम सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। ग्रुप में जैसे कोई ज़मींदार का ग्रुप, नोबल्स का ग्रुप, फार्मर्स का ग्रुप, आर्टिजन का ग्रुप, तो ऐसे ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। हाउ डू वी नो, हमें ये चीज़ें कैसे पता चली? तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड। ऑफिशियल रिकॉर्ड जो ब्रिटिश लिखा करते थे। ब्रिटिश ने राइटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया, उन्होंने हर चीज़ को जो है डॉक्यूमेंटेशन करके रखा। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, उन्हें सबको जो है
क्लियरली लिख के रखा है, रिटर्न फॉर्म में रखा, और इसके लिए स्पेशली रिकॉर्ड रूम भी मेंटेन किए। जैसे तहसीलदार ऑफिस है तो तहसीलदार ऑफिस के बाजू में उसका एक रिकॉर्ड रूम रहेगा, जहाँ पे उसके पास्ट में जो भी उसके डॉक्यूमेंटेशन है वो वहाँ पे सेव रहेंगे। कलेक्ट्रेट में यानी कलेक्टर का ऑफिस, वहाँ पे उसके एक रिकॉर्ड रूम रहेगा। सेक्रेटरीट वहाँ पे एक रहेगा। कमिश्नर का ऑफिस वहाँ पे एक रिकॉर्ड रूम रहेगा। तो पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखा करते थे। इन 19th सेंचुरी दिस डॉक्यूमेंट वेयर क्लियरली कॉपीड आउट एंड ब्यूटीफुली रिटन बाय कैलीग्राफिस्ट। तो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश ने कैलीग्राफिस्ट को अपॉइंट किया इन डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए। तो कैलीग्राफिस्ट का काम क्या होता है? कैलीग्राफी कौन होते हैं? कैलीग्राफिस्ट जो है बहुत ब्यूटीफुली लिखते हैं, तो उन्हें कैलीग्राफिस्ट कहा जाता है। नेशनल आर्चिव ऑफ इंडिया केम इन 1920। आर्चिव क्या होता है? जो पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट वो आर्चिव में सेव होते हैं और वहाँ पे मेंटेन रखते हैं, उसे अच्छी कंडीशन में रखा जाता है। तो पहला नेशनल आर्चिव कब आया? 1920s में आया। ब्रिटिश का और एक मानना था, ब्रिटिश की सोच ये थी कि जहाँ पे हम रूल कर रहे हैं, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ का हमें सब कुछ पता होना चाहिए अच्छे से रूल करने के लिए। इसलिए ब्रिटिश ने जो है सर्वेस किए, रेवेन्यू सर्वे किए, गांव-गांव जाके वहाँ पे उन्होंने लैंड मेजर की, कितना लैंड है और वहाँ का रेवेन्यू यानी टैक्स कितना मिलेगा, वहाँ पे कौन सी जो है फसल होती है, इस बारे में टोपोग्राफिक सर्वे किया। नदी कहाँ पे है, हिल्स कहाँ पे है, वहाँ पे कौन सी टाइप की सॉइल है। बॉटनिकल सर्वे किया, कौन सा पौधा, कौन सा पेड़ कौन सी एरिया में अवेलेबल है, मिलता है। जूलॉजिकल सर्वे किया, इंडिया में कौन कौन से प्राणी मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया, इंडिया में जो है हिस्ट्री पता करने के लिए कि पास्ट में लोग कैसे हुआ करते थे। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे किया कि लोगों की मेंटालिटी कैसी है, लोगों का जो है लोगों के बारे में स्टडी किया। और फॉरेस्ट का सर्वे किया, इंडिया में फॉरेस्ट कैसा है, कौन से टाइप का है, इसके बारे में सर्वे किया। फ्रॉम एंड ऑफ 19th सेंचुरी सेंसस वेयर हेल्ड एवरी 10 ईयर। तो 19th सेंचुरी के एंड से 1881 से जो है सेंसस शुरू हो गया। आप सबको तो शायद पता होगा सेंसस क्या होता है। 2011 में लास्ट सेंसस हुआ था और 2021 में नेक्स्ट सेंसस होने वाला है। सेंसस में इंडिया में कितने लोग रहते हैं, क्या ऑक्यूपेशन करते हैं, उनकी कास्ट क्या है, सोशली कैसे है, इस बारे में सर्वे करते हैं। सेंसस को हिंदी में जनगणना भी कहा जाता है। जो भी ऑफिशियल लिखते थे तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड हुआ करते थे, तो वो वही लिखते थे जो बताना चाहते थे या लिखना चाहते थे। फिर हमें कॉमन लॉ के बारे में कैसा पता चलेगा? तो अदर सोर्सेस है उसके। तो अदर सोर्सेस क्या है? एग्जाम्पल में देखिए, अदर सोर्सेस जो है डायरीज ऑफ द पीपल, लोगों की डायरीज जो लोगों ने लिखी है। अकाउंट ऑफ पिलग्रिम एंड ट्रैवलर्स, जो यात्रा में जाते थे, जो धार्मिक जो है इसके लिए यात्रा के लिए जाते थे या जो ट्रैवल करते थे, तो उनके अकाउंट्स। ऑटोबायोग्राफी ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जो इम्पोर्टेंट पर्सन उस टाइम के होते थे उन्होंने खुद की जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है वो है। पॉपुलर बुक्स ऑफ द लोकल बाज़ार, लोकल बाज़ार की जो पॉपुलर बुक्स जो लोकल ऑथर्स लिखा करते थे वो। पोएम्स, नॉवेल्स, लोग अपना पेन बताने के लिए उसे पोएम्स में लिखा करते थे और वो पोएम्स गाया करते थे। पोएम्स, ये सब तो बातें हो गई है लिटरेट लोगों के बारे में, और उस टाइम पे लिटरेसी बहुत कम थी। तो हम इन लिटरेट लोगों के बारे में कैसा पता करेंगे? तो उसके बारे में भी सोर्सेज है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत है। तो इलिटरेट लोग में जैसे ट्राइबल्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, माइनर्स जो माइन में काम करते थे, पुअर ऑन द स्ट्रीट, गरीब लोग हो गए। तो ये लोगों के पास जो है लिटरेसी भी नहीं थी, पढ़े लिखे भी नहीं थे जो खुद की हिस्ट्री लिख पाए, और इनके पास जो है उतने सोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। पहले पेट पालना इनका मुश्किल था, तो ये हिस्ट्री कहाँ से लिखते थे? तो इनकी भी हिस्ट्री जो है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर जो है फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट रहा तो बिल्कुल इसमें कमेंट कीजिए और बताइए मुझे क्या डाउट है। ठीक है, थैंक यू।